Hey, hi students, how are you? Hope you are doing well. Today we will discuss about functionalism. That what are the sociological perspective? So there are three type of sociological perspective. The first one is functionalism. The second one is conflict perspective, while the third one is symbolic interactionism. So first of all, we will discuss about the functionalism perspective. So what is functionalism perspective? Functionalism perspective is actually a structural functional paradigm. It sees society as a complex system which part work together. सोसाइटी के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है और सारे पार्ट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है कि अगर कोई एक का पार्ट जो है वो सही काम कर रहा है तो दूसरे जो है वो सही काम कर रहा है। अगर कोई एक पार्ट काम सही नहीं कर रहा तो दूसरे जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। इसी स्कूल ऑफ थॉट या इसी पर्सपेक्टिव की जो ओरिजिन है वो डर्कहाइम के वक्त से है कि सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर है वो किस तरह काम कर रहा है, किस तरह मूव जो है वो मुमकिन है और किस तरह जो है सोसाइटी रिमेन स्टेबल्स। अब वही सोसाइटी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसे सोसाइटी की एग्जांपल है जहां पर क्राइम बहुत ज्यादा है, तो अगर क्राइम बहुत ज्यादा है इट्स मीन कि वहां पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो सही काम नहीं कर रही है। अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी की दूसरे पार्ट्स जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मर्डरिंग है, किलिंग है, किडनैपिंग है या मुख्तलिफ किस्म की दूसरी स्ट्रीट क्राइम्स है। अगर हम उसी स्ट्रीट क्राइम्स को देख लें तो वो दूसरी चीज़ों के साथ लिंक है। इसके साथ क्या होगा, एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो है वो कंट्रोल नहीं है तो इसके साथ क्या होगा, इकानमी ख़राब हो जाएगी। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है वो वर्क खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पर डकैती है, वहाँ पर किडनैपिंग है, वहाँ पर जो है किलिंग है, वहाँ पर मर्डरिंग है, तो क्या होगा, कोई मेरे ख्याल में जो है वहाँ पर टेरर अफेयर होगा, कोई बाहर आसानी से नहीं निकल पाएगा। जो बाज़ारों में शॉप्स है वहाँ पर जो कस्टमर्स है वो नहीं जाए होंगे। जो शॉपकीपर्स है वो आसानी से जो है वो डर के मारे में भी वो दुकानें ना खोलें। अगर लोग ड्यूटीज़ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहाँ पर पूरी नहीं होगी। क्यों पूरी नहीं होगी? क्योंकि मे बी वो टाइम पर ना पहुँचे, मे बी वो हर इंडिविजुअल के साथ वही फियर ऑफ टेरर हो या वही फियर हो जो जिस फियर की वजह से वो बाहर निकलने में सकड़ा रहे हैं। सो एक्चुअली एक पार्ट दूसरे पार्ट को जो है अब इफेक्ट कर रही है। सो फंक्शनलिज्म इंटरप्रेट ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हाउ इट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द होल। कि जो फंक्शनलिज्म है, जो सोसाइटी है उसकी हर पार्ट जो है किस तरह सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही है। जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि सोसाइटी की जो है वो मेन 5 सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब उसी सोशल इंस्टीट्यूशन को अगर हम देख ले, अगर हम रिलीजन को देख ले, अगर हम फैमिली लाइफ को देख ले, अगर हम एजुकेशन को देख ले, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर फैमिली सिस्टम की बात कर लूँ या फॉर एग्जांपल मैं अगर जो है रिलीजन की बात कर लूँ या अगर वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशन को हम ले कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम सही नहीं हो रहा तो क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी, वो सही तौर पर अपना काम नहीं कर पा सकी। अगर फैमिली अपना रोल प्ले नहीं कर रही है जो उसका बेसिक रोल है तो क्या होगा सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल अगर फ्लेवर ऑफ सोशलाइजेशन आता है फैमिली की वजह से, क्योंकि सोशलाइजेशन में फैमिली का बड़ा मेन रोल है, तो क्या होगा सोसाइटी में भी जो है अगर बच्चों पर चिकन बैलेंस ना हो तो वो में भी डिविएंट बिहेवियर सोसाइटी में प्ले करते रहेंगे, जो आगे जाके या फ्यूचर में क्या होगा, मैं भी मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व होते रहेंगे। इसी तरह अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को देख लें कि अगर हमारी लीडरशिप जो है वो सही काम नहीं कर रही है, हमारी लीडरशिप जो मखसूस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही है, तो मैं भी सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक हो जाए। क्योंकि अगर लीडर्स हमारे सही काम नहीं कर रहे, अगर हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सही काम नहीं कर रहे तो क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो रुक
जाएंगे। और हम आए रोज मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल भी देखते हैं कि अगर लीडर्स जो है वो सही काम नहीं कर रहा तो बाकी जो भी है वो भी सही काम नहीं कर रहा है। अब एक पॉलिटिकल लीडर की जो है वो एग्जाम्पल हम ले या किसी ऑर्गेनाइजेशनल लीडर की एग्जाम्पल ले, तो क्या होगा कि अगर वो खुद काम पे नहीं आ रहा, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, इसी इंस्टीट्यूट की अगर हम एग्जांपल ले कि यार जो है हमारे वीसी या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर सही काम नहीं कर रहे, तो मैं भी जो फैकल्टी है, मैं भी जो लेक्चरर्स है वो भी काम ना करे, मैं भी स्टूडेंट्स भी जो है वो क्लासेस अवेल या अटेंड ना करे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या एक ही जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो क्योंकि सही अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं और हर जॉब डिस्क्रिप्शन में उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं तो एक बंदी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या होगा, अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो आगे किसी न किसी तरह वो चेन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे है, जो स्टेप वाइज, फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी सबॉर्डिनेट्स की बात कर ले, वो मुतासिर होंगे। किस तरह मुतासिर होंगे? में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या उसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो उसकी साख को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हम इंडस्ट्री की बात कर ले कि एक ही इंडस्ट्री में या सिंपली हम देख लेते हैं कि हर इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट भी बन रही है तो हर बंदे को एक काम दिया जाता है कि आपने ये मखसूस काम करना होगा। अगर वो बंदा वो मखसूस काम ना करे तो क्या होगा? डिस्टरबेंस पैदा होगी आगे। क्योंकि आप देखे होंगे मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पे वीडियोस, अगर हम किसी इंडस्ट्रीज की वीडियोस देख ले तो हर बंदे की, हर वर्कर की एक स्पेसिफिक काम होती है कि फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की बात कर ले कि आपने मोबाइल किसी इंडस्ट्री में मोबाइल बनाना है या मैन्युफैक्चर करना है, तो वहाँ पर क्या होगा, हर बंदे को एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने स्क्रीन डालना है, आपने ये चीज़ें रैम डालनी है, आपने रोम डालनी है, आपने मुख्तलिफ किस्म की जो मदरबोर्ड्स है या वो मुख्तलिफ किस्म की जो बोर्ड्स या दूसरे जो एक्सेसरीज है आपने वो फिट करने हैं। तो हर बंदे को एक काम किया जाता है जो आगे कई बंदे मिलकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फ़ोन को जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब जो जिस तरह हमने फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव की बात की, तो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को जो जिसकी ऑरिजिन है ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि डरखाइम की वर्क से है कि सोसाइटी में रॉबर्ट की सोसाइटी में जो है वो ऑर्डर किस तरह आते हैं। इमाइल डरखाइम के अलावा यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर की अगर हम बात कर ले तो उसका काम फंक्शनलिज्म पर है। रॉबर्ट मेल्टन की अगर हम एग्जांपल दें तो रॉबर्ट मेल्टन जो है वो भी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे उसका काम है। फंक्शनलिज्म की जब हम देख ले तो ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर को गाइड करती है, सोशल स्ट्रक्चर को गाइड करती है। क्योंकि स्ट्रक्चर किस तरह बन लेता है, हर पार्ट का एक काम होता है, हर पार्ट का एक काम होता है, और वही पार्ट क्या होता है, उसी सोशल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हम जिस तरह हमने बात की एक ऑर्गेनाइजेशन की, हमने बात की एक इंडस्ट्री की, हमने बात की, तो वही एक स्ट्रक्चर बना लेती है और वही स्ट्रक्चर में भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हो इंडस्ट्री में। अगर हम सोसाइटी में देख ले तो अगर सारे सोशल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सारे फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, एचओडी सारे अगर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, सोसाइटी स्मूथली रनिंग करती होगी। अदरवाइज वही जो सोशल स्ट्रक्चर है वो नहीं रहेगा। So it is focus on the social order and seen social change as harmful, के सारे पार्ट जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन बाहर पर अगर कोई सोशल चेंज आती है तो क्या होगा, वहां पर जो है इसी सोशल स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर हम देख ले, अगर सोसाइटी में डेवलपमेंट आती है तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आती रहती है, और वही और उसी डेवलपमेंट की थ्रू, उसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की थ्रू, उसी टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट की थ्रू सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म की दूसरे सोशल चेंज है वो आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल दे मोबाइल की, अगर हम एग्जांपल ले लिफ्टॉफ की, तो इससे पहले ये
या मुख्तलिफ किस्म की दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे पहले इसी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सोसाइटी में हमारे नहीं थे। लेकिन अगर आज सोसाइटी में है तो अगर हम देख ले हम सारे इस पर इंटर डिपेंडेंट है, हम सारे डिपेंडेंट है इन चीज़ों पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेके, फॉर एग्जाम्पल एक दिन आप मोबाइल घर पे भूल जाए तो क्या होगा, आप जो है मैं भी आपके साथ कुछ स्ट्रेस होगी कि जो है मैं भी मेरे कंपनी से कॉल आती होगी, मेरी इंडस्ट्री से या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आती होगी, मेरे कस्टमर्स कॉल करते होंगे और मेरा मोबाइल मेरे साथ नहीं है, तो वहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की आप जो है स्ट्रेस फील कर लेते हो मुख्तलिफ किस्म की लोगों की वजह से, आपकी सोशल कंटेक्ट की वजह से, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे आपकी कस्टमर से हो, चाहे आपकी कुलीग की वजह से हो। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ सिमिलरिटीज देख ली। किस तरह की सिमिलरिटीज देख ली, किन चीजों के माबेन, सोसाइटी और ह्यूमन बॉडी के माबेन। According to Herbert Spencer, that each part of society work together for the benefit as the whole is like a living organism। जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है और हर पार्ट दूसरे पार्ट्स को जो है वो फंक्शनल रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट को देख ले, अगर हम किडनी को देख ले, अगर हम जो है मुख्तलिफ किस्म की दूसरे ऑर्गन्स को देख ले, तो ये सारे एक दूसरे पर जो है वो इंटरडिपेंडेंट है और सारी उसकी सर्वाइवल के लिए एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन के लिए वो क्या करते हैं, उसकी सर्वाइवल के लिए जो है वो फंक्शनिंग रहते हैं। इसी तरह अगर हम सोसाइटी को देख ले तो सोसाइटी का हर पार्ट दूसरे पार्ट पर जो है वो डिपेंडेंट है या एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और सोसाइटी के लिए ही काम कर लेते हैं। अगर सारे काम कर लेते हैं तो सोसाइटी जो है वो फंक्शनिंग रहेगी, अदरवाइज सोसाइटी क्या होगी, वो डिमोलिश हो जाएगी अगर सोसाइटी काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख ले, इवन अगर अपनी सोसाइटी में देख ले तो अगर हम करप्शन की एग्जाम्पल ले, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की एग्जांपल ले, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तौर पर काम कर रही है, उसके सारे मेंबर्स, उसके सारे वर्कर्स सही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो सोसाइटी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर जाएगी, वो सक्सेस की तरफ जाएगी। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री की अगर हम, जिस तरह हमने एग्जांपल ली, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे, किसी इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम सही नहीं कर रही है, फैकल्टी अपना काम सही नहीं कर रही, तो क्या होगा, वो सोसाइटी उसकी अल्टरनेटली उसकी इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगी, उसकी इफेक्ट पड़ेगी स्टूडेंट्स पर पड़ेगी, उसकी इफेक्ट पड़ेगी एजुकेशन पे पड़ेगी और वो सोसाइटी या वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमोलिशन की तरफ जो है वो जाती रहेगी। लेकिन इसके अल्टरनेट्स अगर क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में क्या है, वहाँ पर टीचर सही काम कर रहे हैं, फैकल्टी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही काम कर रही है, वहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स है वहाँ पर सही काम कर रहे हैं और जो सुपर ऑर्डिनेट्स है वो सुपर सबऑर्डिनेट से काम ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पर पड़ता रहेगा और उसी स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस की तरफ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर देख ले कि अगर आपकी क्लास के साथ जो है आपका जो क्लास है, कोई भी टीचर क्लास ना ले, तो क्या होगा, अल्टरनेटली वहां पर इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट पे, क्योंकि इसी टीचर्स की वजह से उसी क्लासेस में स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म की चीजें सीखते रहते हैं और अगर वो क्लासेस ना हो तो क्या होगा, वो स्टूडेंट्स कुछ भी सीख नहीं सकते। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव जो है या फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये एक होल कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि सारे पार्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे की जो है वो काम कर रहे हैं। So, according to Herbert Spencer, functionalism is a complex system, and the various organs of the body work together to keep the body functioning. Similarly, the various parts of the society works together to keep society functioning. अब यहाँ पर अगर हम देख ले
तो each part of the society performs certain function for the society as a whole, and these parts are interdependent. हम यहाँ पर अगर देख ले, जिस तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की, यहाँ पर हमने पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर आप देख ले तो सारे जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम हार्ट को देख ले, अगर हम किडनीज देख ले, अगर हम जो है वो लंग्स देख ले, अगर हम मुख्तलिफ किस्म की जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी को देख ले, तो सारे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक जो है वो पार्ट सही काम कर रहा है तो दूसरे पार्ट्स वो सही काम कर रहे हैं। आपका हार्ट अगर सही काम कर रहा है तो आप चलने के काबिल हैं। अगर आपका हार्ट सही काम नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग नहीं है, आपका बॉडी जो है वो सही काम नहीं कर रही है। सही काम तभी वो करेगा अगर आपका जो है वो हार्ट सही नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहेगा। आपकी किडनीज अगर नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहेगा तो आप जो है आप सर्वाइव कर सकते हो। आप मुख्तलिफ किस्म की दूसरी एक्टिविटीज जो है उसमें फिर सर्वाइव कर सकते हो। इसी तरह जिस तरह हमने सोशल इंस्टीट्यूशन की बात की, इसी तरह अगर हमारे गवर्नमेंट को देख ले, रिलीजन को देख ले, एजुकेशन देख ले, इकोनॉमी देख ले, फैमिली फ्रेंड देख ले, ये सारे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सोसाइटी का एक पार्ट अगर रिलीजन से ही काम कर रहा है तो क्या है, एजुकेशन जो है वो चल रही है। अगर एजुकेशन काम कर रही है, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काम कर रही है तो इकोनॉमी जो है वो चल रही है। अगर गवर्नमेंट सही काम कर रही है तो फैमिली सर्वाइव कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सही काम कर रही है तो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी सही नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमारे सही नहीं है, तो क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर भी काम नहीं कर रहे। इसी वजह से जब हमारे सुपर ऑर्डिनेट्स काम नहीं करते तो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फॉर एग्जांपल एक इवन स्टेट को भी अगर हम देख ले, अगर सारे जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो अगर सही काम कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह निभा रहे हैं, तो क्या होगा, सोसाइटी या वो मुआशरा जो है वो ग्रोथ की तरफ जो है वो जाता रहेगा, वो सक्सेस की तरफ जो है वो जाता रहेगा। ओके, अब हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में क्या है। जिस तरह नाम से जाहिर है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पे जो है वो फाइट्स होगी। किस तरह की फाइट होगी, इसी स्कूल ऑफ थॉट में या सिंपली सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस होते हैं और क्लासेस ये compete कर लेते हैं फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो है सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की जो ग्राउंड है वो एक जर्मन फिलासफर, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट ने, इसका नाम कार्ल मार्क्स है, उसने रखी है। उसके मुताबिक सोसाइटी में हमेशा दो क्लासेस होंगे एंड दे आर फाइटिंग एवरी टाइम। उन दो क्लासेस को, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में, कि वहां पर जहां पर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्लासेस जब स्टार्ट हो जाते हैं तो दो क्लासेस बनते हैं। इसी वजह से हमने कार्ल मार्क्स की वहां पर एग्जांपल ली थी कि कार्ल मार्क्स के मुताबिक देयर आर टू क्लासेस इन द सोसाइटी, one has and the second one is have not. It's mean that one have resources while the second one have lack of resources or limited resources or have not resources. So अगर हम यहाँ पर देख ले तो क्या है कि सोसाइटी बनती ही है मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस के ऊपर, किस्म की क्लासेस की वजह से सोसाइटी बनती है, और वही क्लासेस compete करते हैं फॉर देयर मटेरियल, फॉर देयर पॉलिटिकल रिसोर्सेज, फॉर फूड, फॉर हाउसिंग, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एजुकेशन। हर चीज पे क्या कर लेते हैं, वो compete कर लेते हैं। और इसी कंपटीशन को हम सोसाइटी की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो इसी को हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का नाम देते हैं या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट का नाम देते हैं। Okay, so this dynamic result is continuous social change, which is normal state of affair. According to Karl Marx, there should be two classes in every society who are competing with each other, and these competing lead to social changes. कि क्या होगा, दो क्लासेस एक दूसरे के साथ compete करते रहेंगे और उसी कंपटीशन की
जो वही जो कंपटीशन है वो सोसाइटी को डेवलपमेंट की तरफ या सोसाइटी में चेंज जो है वो लाती रहेगी, आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, आइदर फॉर द डेवलपमेंट और आइदर फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सोसाइटी। अब डिक्लाइन ऑफ द सोसाइटी में इसी वजह से कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम वॉर की एग्जांपल ले तो वहां पर भी दो क्लासेस जो है वो फाइट कर रहे हैं, दो क्लासेस compete कर रहे हैं फॉर सम रिसोर्सेज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लैंड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन वहां पर क्या होगा, मैं भी किसी एक क्लास को जो है वो उसको सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो दूसरा क्लास है वहां पर क्या होगा, वहां पर डिमोलिशिंग होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि चेंज आती रहेगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या डिमोलिशिंग या ग्रोथ या इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। अब कॉन्फ्लिक्ट फोकसेस हेवीली इन इनइक्वालिटी एंड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वेल्थ। इस तरह हमने बात की कि अगर सोसाइटी में क्लासेस शुरू हो गए हैं तो सोसाइटी में क्लासेस इसी वजह से शुरू हो गए हैं कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज आ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पास्टोरल की सोसाइटी की एग्जाम्पल ले, अगर हम हॉर्टिकल्चर की सोसाइटी की एग्जाम्पल ले, अगर हम एग्रीकल्चर सोसाइटी की एग्जाम्पल ले, तो वहां पर क्या हो गया, सरप्लस सरप्लस फूड स्टार्ट हो गई, हंटिंग गैदरिंग चूंकि शेयर्ड कंसेप्ट था, वहां पर कोई कंफ्लिक्ट नहीं थी। अब कॉन्फ्लिक्ट जो बाकी टाइप ऑफ सोसाइटीज में स्टार्ट हो गई, तो उसकी जो बेस थी वो क्या थी, वो सिर्फ थी सरप्लस फूड या रिसोर्सेज, और इसी रिसोर्सेज की वजह से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करना स्टार्ट हो गए, वो वहां पर इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई। ये इक्वलिटी नहीं थी जिस तरह हंटिंग एंड गैदरिंग में थी कि अगर आपने जो है वो किसी एक ग्रुप ने हंट नहीं की है तो जो बाकी दूसरा ग्रुप था वो क्या कर लेते थे, वो उसको एक शेयर्ड फाड़ जो है वो देते थे कि वो सरवाइव करता जाए। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी है कि बाकी जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैं अपना जो सरप्लस फूड है वो बाकी किसी दूसरे ग्रुप को या किसी दूसरे इंडिविजुअल को जो है वो क्यों दूं, मैं उसको जो है अपने साथ जो है क्यों कम्युलेट ना करूं। अब अगर हम मैक्स वेबर की एग्जांपल लें तो मैक्स वेबर क्या क्या रहता है, जो कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि मार्क्स की बात सही है, मैं मार्क्स के साथ एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मार्क्स ने सिर्फ रिसोर्सेज की बात की थी, मार्क्स ने वेल्थ की बात की, मार्क्स ने जिस तरह वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की थी कि दो क्लासेस के माबेन जो है वो कन्फ्लिक्ट है, और वो किस चीज पे है, वो वही चाहे वेजेस पे है मतलब रिसोर्सेज पे है। लेकिन वेबर क्या कहता है, मैक्स वेबर के मुताबिक सिर्फ रिसोर्सेज, सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कंपटीशंस का या कॉन्फ्लिक्ट की बेस नहीं है, बल्कि वो कहता है कि इनइक्वालिटीज ऑफ पॉलिटिकल पावर आर सोशल स्ट्रक्चर कॉज कॉन्फ्लिक्ट। सिर्फ इनइक्वालिटीज नहीं है बल्कि पॉलिटिकल पावर की इनइक्वालिटी पे भी, उस पे भी जो है मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। सो सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम क्या क्या दिखती है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी इनइक्वालिटी की बेस पे, क्लासेस की बेस पे, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या करेगी, वो जनरेट करेगी कॉन्फ्लिक्ट, और वो उसकी उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या जो है वो मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आते रहेंगे, और वो चेंजेस जो है अकॉर्डिंग जो न्यू सोशियोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि वो चेंजेस हमेशा सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते रहते हैं। अब क्या है, जिस तरह हमने बात की कि दो क्लासेस है, एक है पावरफुल दूसरा है वीक, तो जो सोशल ऑर्डर है वो कौन इम्पोज कर लेता है, सर हमने बात की थी, इवन दोबारा हम सोसाइटीज की बात कर लेते हैं कि वहां पर चूंकि दो क्लासेस जो है वो बनना स्टार्ट हो गए, एक बन गया पावरफुल, दूसरा बन गया वीक। एक वो लोग बन गए जो दूसरों के जानवर जो है वो ग्रेजिंग उसकी कर लेते थे, दूसरे वो लोग बन गए जिनके जानवर थे, जिनके जो है या फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं कि वो एक इलीट क्लास थी, जो दूसरा क्लास था वो वर्कर्स थे, वो दूसरों को वो वेजेस की बिना पे क्या कर लेते थे, वर्क कर लेते। अब जो वीक और स्ट्रांग का कंसेप्ट आ गया, जो वीक और पावरफुल का कंसेप्ट आ गया, तो वही पावरफुल लोग क्या करते थे, जो मुख्तलिफ किस्म की सोशल ऑर्डर्स थे वो इम्पोज करते थे उन्हीं वीक लोगों पे। ओके, द नेक्स्ट इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन।
So symbolic interaction school of thought or symbolic interactionism, what is this? So let's discuss. Symbolic interaction is focus on social interaction. Is from the name. It is clear that interaction through symbols or it discuss the interaction in a society through symbols or simply the interaction among the individual or interaction in the society. So symbolic interaction paradigm sees society is the product of everyday interactions of individual. society में जो लोग रहते हैं, जो इंडिविजुअल रहते हैं, उनके माबेन जो इंटरेक्शंस है, उसी की बेस पे क्या है सोसाइटी जो है वो बेस करती है. सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म फोकस ऑन द रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी, और इसी पे फोकस रख रही है कि सोसाइटी में लोग किस तरह की जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरह की जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह की वो एक दूसरे के साथ जो है वो मामलात रखते हैं, एक दूसरे के साथ डीलिंग कर लेते हैं. तो कम्युनिकेशन की जिस तरह हमने बात की कि सिंपली इंटरेक्शन कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ among the individual or among the society. So communication is actually exchange of meaning थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स. मुख्तलिफ किस्म की या तो सिंबल्स के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, या लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्शन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सिंबल की एग्जांपल ले तो मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर हम देख लेते हैं, या सिंपली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल ले तो ट्रांसपोर्टेशन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की सिंबल्स लगे होते हैं. वहां पर कोई जो है वो लैंग्वेज यूज नहीं होती. अगर लैंग्वेज यूज होती ही तो वो ओनली द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स, और उसी सिंबल्स के थ्रू क्या होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मीनिंग्स लेते रहते हैं. अब जॉर्ज हर्बर्ट मीड क्या करता है, वो कहता है कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है द फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. अब जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का फाउंडर कंसिडर किया जाता है, उसकी किताबों को कहता है कि सोसाइटी में क्या कर लेते हैं, जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्क्राइब थिंग्स जो कि उसको दी गई है. फॉर एग्जाम्पल इवन अगर अपने कल्चर में देख लें तो मुख्तलिफ किस्म की सिंबल्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की सिंबल्स को अगर हम देख लें तो उसी सिंबल्स को हम उससे हम एक मखसूस मीनिंग जो है वो लेते हैं. अब उसी मखसूस मीनिंग्स की थ्रू हम फिर क्या कर लेते हैं, हम सोसाइटी में दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन जो है वो कर लेते हैं. So, describe meaning of things come from our interactions with other in the society. हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं और उसी की मुख्तलिफ किस्म की मीनिंग्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इवन अगर हम सोसाइटी में वोकल को देख ले, वॉइस, उसकी पिच से भी अंदाजा कर सकते हैं, उसी पिच से भी हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मीनिंग्स लेते हैं कि फला बंदा जो है वो क्या है, फला बंदा या तो मूड में है, नॉर्मल मूड में है, या खुश है, या वो एंग्री है. तो ये हम क्या कर लेते हैं, उसी सिंबल्स की थ्रू, उसी स्पेशल एक्सप्रेशन की थ्रू क्या कर लेते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की मीनिंग्स वहां पर लेते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी प्रोटेस्ट की सोशल प्रोटेस्ट की अगर हम बात कर ले, अगर वही पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगर कॉम्प्लेक्स स्कूल ऑफ थॉट या कॉम्प्लेक्स जो थ्योरिस्ट है वो स्टडी कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, वहां पर वो क्लास डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो क्लास डिफरेंशिएशन की बेस पे है. ये इस पर यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है वहां पर वो प्रोटेस्टेंट या क्लास की जो है वो क्लास की रो से वो देखते हैं. लेकिन जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट है वो क्या कर लेते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल एंड प्रोटेस्टिंग ग्रुप इंटरेक्शन, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, हाउ द प्रोटेस्टर आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, व्हाट साइन एंड सिंबल्स दे आर यूजिंग इन व्हाइल द सोशल प्रोटेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम विक्ट्री की जो है वो साइन देख ले, अगर हम मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह हमने रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात की, पार्किंग की जो है वो हमने एग्जांपल दी, हम रोड की मुख्तलिफ किस्म की दूसरे स्पीड की एग्जांपल ले, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी सोसाइटी में मौजूद है, जिसके थ्रू हम सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म की इंटरेक्शंस करते रहते हैं.
अगर हम विक्ट्री की एग्जांपल लें तो विक्ट्री हमारी सोसाइटी में जो है इसको हम विक्ट्री कहते हैं, लेकिन अगर हम यूरोपियन कुछ सोसाइटीज है वहां पर अगर हम देख ले तो इट्स मीन दैट यू हैव फोर फादर, इट्स मीन दैट यू आर अब्यूजिंग समवन विच आर अपोज टू। सो किसी एक कल्चर में, इसी वजह से हम कहते भी हैं कि हर सोसाइटी का एक अलग कल्चर होता है। एक सोसाइटी में मे बी किसी एक पर्टिकुलर चीज से एक मीनिंग ली जाती है, लेकिन किसी दूसरी सोसाइटी से दूसरी मीनिंग जो है वो ली जाती है। एक सिंबल से किसी एक कोई एक सिंबल से जो है कोई एक सोसाइटी वाले एक टाइप की जो है वो मीनिंग्स लेते हैं, लेकिन वही सिंबल एक ही है, लेकिन दूसरे कल्चर वाले, दूसरी सोसाइटी वाले इससे दूसरा जो है वो मीनिंग्स लेते रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर उसकी कंपैरिजन कर ले कि जो थ्री टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव, इसका जो स्कोप ऑफ एनालिसिस है वो मैक्रो लेवल का है। अब जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू है कि various parts of the society are working together, various part of the society are interdependent on each other, social system are highly stable। यहाँ पर सोशल सिस्टम और हाईली स्टेबल, किस तरह वो स्टेबल होंगे? सोसाइटी में एक दूसरे के हर पार्ट सही काम कर रहे हैं, हर पार्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही है और दूसरा पार्ट जो है वो फंक्शनिंग हाँ करता है। सोशल लाइफ गवर्न बाय द कंसेंसस एंड कोऑपरेशन, उसके माबेन कोऑपरेशन है। इस तरह हमने सोशल इंस्टीट्यूशन की बात की कि अगर कोऑपरेशन वहां पर नहीं है तो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिवर्सिटी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल ली कि वहां पर अगर कोऑपरेशन है, वहां पर अगर कंसेंसस है अमंग द मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, अमंग द मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, तो तभी वो ऑपरेशनल रह सकता है। सो फंक्शनल एंड डिसफंक्शंस एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पर वो फोकस कर लेता है कि सोसाइटी या तो फंक्शनल रहेगी, किस वजह से कि सोसाइटी का हर पार्ट जो है वो अपना काम कर रहा है। डेज फंक जो है वो इसी वजह से है क्योंकि सोसाइटी में जो है कुछ लोग या कुछ पार्ट जो है सोसाइटी की काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। उस दूसरी पार्ट की वजह से मैं भी जो है वो दूसरा पार्ट ऑपरेशनल नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये है कि यहाँ पर दो क्लासेस है और एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। मुख्तलिफ किस्म की दूसरे ऐसे चीजें हैं जिनकी बिना पे क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। अब यहाँ पर सोसाइटी अनस्टेबल एंड प्रोन टू चेंज, तरह हमने कि सोसाइटी अनस्टेबल है लेकिन यहाँ पर चेंज आता रहेगा, compete करते रहते हैं और इस कंपटीशन की बेस क्या होगा, वो मुख्तलिफ किस्म की दूसरे चेंजेस आते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फोकस ऑफ एनालिसिस की बात कर ले तो हाउ सोशल इनइक्वालिटी प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, हाउ सोशल इनइक्वालिटी प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, कि सोसाइटी में एक लोग है जिनके पास सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, कुछ लोगों के पास पावर ज्यादा है, कुछ लोगों के पास जो है विल ज्यादा है, बाकी लोगों के पास नहीं है, तो क्या होगा, दो क्लासेस के माबेन क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी, कंपटीशन होगी और वो लीड करती जाएगी सोशल चेंज को। अब जिस तरह हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट को पढ़ा कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज simply based on meaning of interactions, meanings of symbols and different society and different things। एक सोसाइटी किसी एक सिंबल से एक मीनिंग लेती है, लेकिन वो किसी दूसरी सोसाइटी में वही जो है वो दूसरी मीनिंग लेते हैं। सिंपली यहाँ पर अगर हम सोसाइटी में डिस्कस कर लेते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव, तो सिंपली दिस इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द सोसाइटी अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि मीनिंग कैन वरी, एक कल्चर में उस सिंबल्स की जो मीनिंग है वो एक होगी, लेकिन किसी दूसरी सोसाइटी में जो है वो दूसरी होगी। हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड, और सोसाइटी में किस तरह जो है वो सेंस रखा जाता है, सोसाइटी में किस तरह लोग सर्वाइवल कर लेते हैं, सोसाइटी में फिर एक दूसरे के साथ किस तरह की इंटरेक्शन रखते हैं। फेमिनिज्म को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फेमिनिज्म क्या है। So feminism is a range of social movements, political movements and ideologies that share a common goal। एक पॉलिटिकल मूवमेंट से एक सोशल मूवमेंट है जो किस चीज की आइडियोलॉजी ऑफ कॉमन गोल, वो कॉमन गोल क्या है,
कॉमन गोल क्या है? टू डिफाइन, एस्टैब्लिश एंड अचीव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस। के सेक्सेस पर क्या है, वहां पर इक्वलिटी हो, ये ना हो कि चूंकि जिस तरह हम हमारी सोसाइटी में, अगर इवन हमारी सोसाइटी आजकल जो जितने भी अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं वहां पर फिर भी जो है इनइक्वलिटी नहीं है, लेकिन अगर रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में हम देख ले तो अभी भी अगर हम फीमेल का नाम देते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारे जहन में क्या आता है कि फीमेल जो है वो वीक है, सब हमेशा सबऑर्डिनेट्स होती है, मुख्तलिफ किस्म की दूसरे ऐसी चीजें हम वहां पर रखते हैं। लेकिन फेमिनिज्म एक ऐसा प्रोटेस्ट है, एक ऐसा सोशल मूवमेंट है, एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसकी माबेन या जिसकी बेस पे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल, वहां पर सारी चीजों में सक्सेस के माबेन इक्वलिटी हो। ये ना हो कि मेल जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, जो फीमेल है उसको प्रेफर नहीं किया जाता। मेल जो है वो ज्यादा, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हो, उनके पास ज्यादा पावर हो, उनके पास ज्यादा इकोनॉमी हो, जो फीमेल है उनके पास रिसोर्सेज ना हो। अब अगर हम फेमिनिज्म की जो पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट है उसको हम अगर देख ले तो सेमन डी बोवर वो लिख लेते हैं कि जो पहला इंसान था, जो पहली वुमेन थी जिसने इसी फेमिनिज्म के बारे में लिखा, वो थी क्रिस्टाइन द फेजा। अब इसी क्रिस्टाइन द फेजा ने क्या लिखा है कि एपिटर ऑफ द मोड एपिस्टल टू द गॉड ऑफ लव। और ये फेमिनिज्म की जो प्रोटेस्ट है इसकी इब्तिदा 15th जो है सेंचुरी में हो गई है। सो फेमिनिज्म इज एक्चुअली अ मूवमेंट बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस, के ये ना हो कि फीमेल जो है उनके पास राइट ना हो, मेल के साथ राइट है, इनके साथ डिसीजन मेकिंग की जो है वो पावर है, फीमेल के साथ डिसीजन मेकिंग की पावर ना है, या बाकी दूसरे ऐसे चीज़ों में कि वहाँ पर क्या है, लोगों का, मेल और फीमेल का जो है वो कोई इनइक्वलिटी ना हो, बल्कि वो इक्वली उसको ट्रीट किया जाए। ओके, नाउ अगर अगस्कांटे को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगस्कांटे कौन है और क्या रोल है उसका। तो अगस्कांटे को अगर हम डिस्कस कर ले तो पहली ही क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगस्कांटे इज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। उसको क्यों सोशियोलॉजी का फादर या फाउंडर कहा जाता है? इसी वजह से कि उसने जो वर्ल्ड सोशियोलॉजी है उसने कायम की है 1836 में। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनिंग द टर्म सोशियोलॉजी। अब साइंस ऑफ मैन की बुनियाद किसने रखी? इसकी बुनियाद जो एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर आ गया, उसकी बुनियाद अगस्त कांटे ने रखी। उसने टू एस्पेक्ट पर ऑफ सोसाइटी, टू एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को उसने डिस्कस किया। वो है द फर्स्ट में सोशल स्टैटिक, कि सोशल स्टैटिक क्या है, जो कि सोसाइटी की करंट जो प्रिंसिपल्स है, जो लॉस है, उसको डिस्कस कर लेती है। सो सोशल स्टैटिक्स फोर्सेस व्हिच प्रोड्यूस ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। एंड द सेकंड थिंग दे डिस्कस इज सोशल डायनामिक। अब सोशल डायनामिक क्या है कि फोर्सेस विच कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज। अब वो फोर्सेस जो कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, अब वो फोर्सेस जो उसी सोशल ऑर्डर को सुपरवाइज कर रही है, और उसी सोशल ऑर्डर्स की थ्रू सोसाइटी में चेंज आती रहती है, सोसाइटी में चेंज आती रहती है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती रहती है, वहां पर जो है सोसाइटी स्टेबल हो जो है वो रहती है। मार्क्स, जिस तरह ऑलरेडी हमने कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट में इसको हमने डिस्कस किया कि जो फाउंडर है कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट का, वो एक जर्मन फिलासफर, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का फादर कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है। उसने ह्यूमन हिस्ट्री को उसने पढ़ा कि ह्यूमन हिस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस हैं। अब क्लासेस को उसने चूंकि इंडस्ट्रियलिज्म की बेस पे देखा, इकोनॉमी की बेस पे देखा, तो उसने कहा कि सोसाइटी में देयर आर टू क्लासेस इन द सोसाइटी। फर्स्ट वन इज बुर्जुआइसिस। बुर्जुआइसिस कौन है? वही जो कि कैपिटलिस्ट है, वही जो कि इंडस्ट्रीज का मालिक है, वही जिनके पास रिसोर्सेज है। जो दूसरा है वो प्रोलेटरिएट है, जो कि वर्कर है, जो कि लेबर्स है, जो कि वेजेस पे काम कर लेते हैं। तो एक वो क्लास जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। दूसरा वो क्लास जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो
काम करते हैं उसी कैपिटलिस्ट के लिए। सो कार्ल मार्क्स ने उसी कंप्लीट स्कूल ऑफ थॉट का उसे फादर कहते हैं या फाउंडर कहते हैं। अब इमाइल durkheim को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इमाइल durkheim की रोल जो है वो क्या है। इमाइल durkheim moved sociology fully into the realm of empirical sciences। अब इमाइल durkheim क्या कह रहा है? इमाइल durkheim ने उसी सोशियोलॉजी को सोसाइटी की रिलेम में एम्पिरिकल साइंसेस में उसने जो है एंटर कर दिया कि जितनी भी एक्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम इमाइल durkheim की उसकी डेफिनेशन के देख ले कि सोसाइटी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, और उसी पे उसने काम किया हुआ है उसी सोशल एक्शन पे कि उसका जो मोस्ट वेल नोन काम है वो है सुसाइड। अब सुसाइड पे उसने काम किया हुआ वेयर ही लुक एट द सोशल काजेस ऑफ द सुसाइड। उसने सोशल काजेस देख लिए और वो कहता है कि सुसाइड इज बिकॉज ऑफ द सोशल एक्शन, या सुसाइड इज अ सोशल एक्शन। अब सुसाइड किस तरह सोशल एक्शन है? अकॉर्डिंग टू इमाइल durkheim ये सोसाइटी ही है जो एक बंदे को सुसाइड करने पे मजबूर करती है। ये हमारा मुआशरा ही है जो एक बंदे को सुसाइड पे मजबूर कर देती है कि आप सुसाइड कर लो, आप जो है दुनिया से, इन मुआशरे से जो है जान छुड़ाओ ताकि आप उसको फेस ना करें। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो वो अक्सर वो स्टूडेंट्स जो एमएचएवर होते हैं, एफएससी के बाद अक्सर ईटा का एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो अक्सर वो फेल हो जाते हैं, उसके नंबर्स कम आते हैं। अब क्या कर लेते हैं, वो उस डिप्रेशन को, उस स्ट्रेस को जो है वो क्या कर लेते हैं, वो सह नहीं सकते और क्या कर लेते हैं, उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सोचेस आना शुरू हो जाती है कि मैं अपने पेरेंट्स को किस तरह जो है वो फेस करूंगा, मैं अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को किस तरह फेस करूंगा, मैं अपने रिलेटिव्स को किस तरह फेस कर लूंगा, मैं सोसाइटी को किस तरह फेस करूंगा कि भला बंदे पर तो इतना जो है वो खर्चा हुआ है लेकिन फिर भी उसमें जो है वो जो टेस्ट था जो मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए हम देते हैं वो क्वालिफाई नहीं किया। सो वही अब कौन है, अब ये आपके पेरेंट्स, आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके मुआशरे वाले, आपकी कम्युनिटी वाले, ये उसी की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होता है और इसी स्ट्रेस की वजह से क्या कर लेता है, बंदा एक एक्शन कर लेता है, एक सुसाइड जो है वो कर लेता है। जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी